हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ परवीन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी यूनिट 2 की एक सीरीज चल रही है मोबाइल कंप्यूटिंग में, और इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं हमारी इस प्लेलिस्ट में। तो आप वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करना, जिससे कि आपको आने वाले टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। आज हम वायरलेस लैन नेटवर्क के सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए, ये आपने रियल लाइफ में ऑलरेडी यूज़ भी कर रखा है। ठीक है, तो वही पॉइंट्स मैंने एग्जैक्ट पॉइंट्स इसमें अपने नोट्स में लिख रखे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में भी हेल्प करें। तो आप इन स्लाइड्स के नोट्स को अपने एग्जाम्स के लिए यूज़ कर लेना। ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लूटूथ? तो ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज डेटा एक्सचेंज। हम जानते हैं कि आपके शॉर्ट रेंज पे अगर आपको डेटा को एक्सचेंज करना है, तो हमने ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है उसी के लिए हमने इसको इस्टेब्लिश किया है। और आपकी इट ऑपरेट्स यूजिंग रेडियो वेव्स। हमने ये भी देखा था प्रीवियस वीडियोस में, आपके दो तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, एक इंफ्रारेड और एक आपका रेडियो, एक आपका रेडियो वेव। तो जो आपकी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है वो आपकी रेडियो वेव पे ऑपरेट होती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज़ करती है ये, जो कि आपका लाइसेंस फ्री होता है। सभी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में मैंने यूज़ की थी। कॉमनली यूज टू कनेक्ट डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स एंड स्मार्ट वॉचेस। ये आप रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अलाउ करता है डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विदाउट द नीड फॉर केबल और वायर्स। ये हम जानते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो किसी स्पेसिफिक वायर की आपको नीड नहीं होती इसमें। हैज़ डिफरेंट वर्जन्स लाइक ब्लूटूथ 4, 5 ईटीसी। ऑफर करता है इंप्रूव स्पीड एंड रेंज। यानी कि आपके जो वर्जन्स आए हैं, वर्जन का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो स्पीड के परस्पेक्टिव से हुआ है। ठीक है, जैसे हमने वाईफाई को भी देखा था, वाईफाई के जो जितने वर्जन्स आए थे वो स्पीड के परस्पेक्टिव से ही आए थे। इसी तरीके से ब्लूटूथ के भी जितने वर्जन्स हैं वो आपके स्पीड के परस्पेक्टिव से ही हैं, इंप्रूव हुए थे वो। देन वर्क विद इन अ रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर्स और 33 फीट, जिसको हम बोल रहे हैं। 10 मीटर्स की रेंज को ये कवर करता है आपका ब्लूटूथ की जो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन रहता है। और ये वर्जन टू वर्जन आपकी वेरी भी करती है रेंज। ठीक है, सिक्योर एंड एनर्जी एफिशिएंट होता है ये, मेकिंग इट सूटेबल फॉर पोर्टेबल डिवाइस। जितने भी आप यूज़ करते हो, इधर आप स्मार्ट वॉच का यूज़ कर रहे हो या फिर ईयरबड्स वगैरह आप कनेक्ट करते हो, तो उसमें आपकी एनर्जी एफिशिएंट रहता है ये। सिक्योर भी रहता है। यूज़ इन वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि आपका फाइल शेयरिंग हुआ, स्ट्रीमिंग करना हुआ, या फिर आईओटी डिवाइस से कनेक्ट करना हुआ, तो ये उन एरियाज़ में भी तो हम ब्लूटूथ का उन एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रो था ब्लूटूथ के बारे में। तो जब ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर आपसे डिफाइन करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक इंट्रो ही उसमें डिफाइन करना होगा, जिससे कि एटलीस्ट आपके एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं की फीचर्स की। की फीचर्स ऑफ ब्लूटूथ। तो जो आपका ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है ब्लूटूथ की, वो आपकी 720 केबीपीएस तक होती है। यानी कि 720 केबीपीएस तक ये डेटा रेट को सपोर्ट करता है। इतनी कैपेसिटी की पर सेकंड डेटा रेट को ये सब ट्रांसमिट कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है ब्लूटूथ। और ये भी डिपेंड करता है कि वर्जन टू वर्जन, अगर वर्जन अच्छा है तो ये अच्छे परफॉर्मेंस पे आपको डेटा रेट को सपोर्ट करेगा। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। की फीचर्स में इसके फीचर्स को डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्लूटूथ इज अ लो कॉस्ट एंड शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन होता है ये आपका। ऐसा स्टैंडर्ड हमने बना रखा है जिससे कि हम शॉर्ट रेंज में अपनी सर्विसेज को वायरलेसली यूज कर पाए। ब्लूटूथ जो होता है आपका रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल है, इजिली आप कनेक्ट कर सकते हो पेयर करके अपने डिवाइसेस को। द बेसिक आर्किटेक्चर यूनिट ब्लूटूथ इज पिकोनेट। अब जो बेसिक आपका आर्किटेक्चर होता है उसको हम पिकोनेट बोलते हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखो, अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर नेटवर्क कनेक्ट किया है, तो उस नेटवर्क को हम उस नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट को हम बोलते हैं पिकोनेट इन अ टेक्निकल टर्म। क्लियर? अब देखिए, आपने की फीचर्स को डिफाइन कर दिया, उसके बारे में ओवरव्यू भी दे दिया, लेकिन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट नहीं है आपको डिफाइन करना। उसमें आपको ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर भी बताना पड़ेगा, या डायरेक्टली भी आपके एग्जाम में पूछा गया एकेटीव के अंदर कि आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ डिफाइन करो, जैसे कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो में आई के स्टैंडर्ड को पढ़ा था, आई के आर्किटेक्चर को पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। जो आपका आर्किटेक्चर होता है ब्लूटूथ का, द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। दो टाइप के आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है आपका। सबसे पहला होता है आपका पिकोनेट, जो कि आपका नॉर्मल होता है। देन होता है आपका फिर स्कैटर नेट, जो कि हम एडवांस रूप से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिकोनेट ब्लूटूथ नेटवर्क के बारे में। तो अब पिकोनेट इज अ स्मॉल ब्लूटूथ नेटवर्क विद वन मास्टर नोड एंड अप टू 7 एक्टिव स्लेव नोड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये मास्टर नोड है। ठीक है, और ये मास्टर नोड मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट होना चाहता है, जैसे कि आपका मोबाइल है और वो मल्टीपल डिवाइस, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ईयरबड्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हुई,
इन सभी से वो कनेक्ट होना चाहते हैं और आप कनेक्ट भी करते हो उनको रियल लाइफ में। आप इस डायग्राम को देख के इजीली समझ सकते हो। ये आपका मिड में आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, स्मार्टफोन, देन आपके डिवाइसेस हो गए जो जो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो। स्टैंडर्ड ये है कि आप 7 डिवाइसेस तक ही इसमें कनेक्ट कर सकते हो एक बार में। एक डिवाइस आपका खुद का मोबाइल रहेगा जिसको बोलते हैं हम मास्टर नोड, ठीक है, और इससे कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस को हम बोलते हैं स्लेव नोड्स। इतनी बात क्लियर है। मेन डिवाइस कहलाता है आपका मास्टर नोड, और जिससे कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स, वो सभी कहलाते हैं आपके स्लेव डिवाइसेस, ठीक है। मास्टर नोड ही कमांड देता है, मास्टर नोड के जरिए ही स्लेव नोड क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्लेव टू स्लेव कम्युनिकेशन स्टैब्लिशमेंट हो। क्या ऐसा होता है कि आपकी स्मार्ट वॉच ईयरबड से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो स्मार्ट वॉच जो रहेगी, स्लेव नोड हमेशा अपने मास्टर नोड के जरिए ही किसी भी दूसरे डिवाइस से, किसी दूसरे स्लेव नोड से क्या करेंगे, अपने डेटा पैकेट को सेंड कर सकते हैं इजीली। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दे कि आप मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। लेकिन अगर रियल लाइफ में एक्चुअल में इसका देखा जाए, आप एक डिवाइस को 7 स्लेव डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो और उन 7 डिवाइसेस से डेटा पैकेट को सेंड कर सकते हो थ्रू मास्टर नोड। इतनी बात बस माइंड में सेट करना। और ये लिमिटेशन होती है कि इसमें आपके 7 नोड ही होते हैं, स्लेव नोड्स। 7 नोड्स ही आप कनेक्ट कर सकते हो एक बार में, और एक आपका 8 नंबर का आपका रहेगा मास्टर नोड, ठीक है। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। ये मैंने आपको इसी बता दिया, और इसी आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं पिकोनेट आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ। यही इस लाइन में बोल रहे हैं कि आपका एक मास्टर नोड रहेगा और आपके 7 एक्टिव स्लेव नोड्स रहेंगे। मास्टर किसी भी स्लेव मास्टर नोड एक बार में डेटा पैकेट को सेंड कर सकता है, किसी भी स्लेव को उससे रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम में वो एक से ही कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाएगा। एक बार में एक से ज़्यादा से वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। इट कैन कनेक्ट अ टोटल ऑफ 8 एक्टिव डिवाइसेस विद इन अ 10 मीटर रेंज। अब 8 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 7 एक्टिव तो स्लेव नोड्स ही हो गए और एक आपका मास्टर नोड हो गया, टोटल हो गया आपके 1 एक्टिव डिवाइसेस। किसमें कनेक्ट कर सकते हो आप? पिकोनेट आर्किटेक्चर में और ब्लूटूथ। ऐसे ही आपको डायग्राम से इसको डिफाइन करना है अच्छे से, ओके। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन हैपेंस ओनली बिटवीन द मास्टर एंड स्लेव नोड। मतलब कि जो आपका कम्युनिकेशन है, मैं आपको डायग्राम से बता भी चुका हूं पहले, कम्युनिकेशन केवल मास्टर टू स्लेव होगा, स्लेव टू स्लेव कभी भी नहीं होगा। नो स्लेव टू स्लेव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश, ठीक है। अगर एक स्लेव को किसी दूसरे स्लेव से कम्युनिकेशन करना है तो वो मास्टर के थ्रू करेगा। मतलब कि अगर इस स्लेव नोड को इस स्लेव नोड से कम्युनिकेशन करना है तो डायरेक्टली तो नहीं करेगा, लेकिन वो स्लेव नोड के थ्रू लेकिन वो क्या करेगा, मास्टर नोड के थ्रू इस डिवाइस से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का सिंपल मतलब है, अगर इस डिवाइस को इस स्लेव डिवाइस से डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो मास्टर नोड के जरिए ही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? चलिए, बात करते हैं अब नेक्स्ट। सपोर्ट करता है बोथ 1 to 1 एंड 1 to many कम्युनिकेशन को। पिकोनेट आर्किटेक्चर आपका कैन हैव अप टू 255 पेयर्ड नोड्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आप इसमें 255 तक ही पेयर्ड नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब पेयर्ड नोड्स कौन से होते हैं? आपने अपने मास्टर नोड को किसी डिवाइस से कनेक्ट किया और प्रीवियसली आपने कनेक्ट किया था लेकिन आज नहीं किया, लेकिन वो आपकी पेयर्ड लिस्ट में आपको शो करता है। अब पेयर्ड लिस्ट में डालने का सिंपल मतलब ये है कि इन फ्यूचर जब आप उसको कनेक्ट करने जाओगे उस डिवाइस को, तो आपको कोई एडिशनल ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं है कि आपको बार-बार येस अलाउ वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है? उसको कनेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाओगे जब आप उसके नियर बाय रेंज में आओगे। ठीक है? उस पेयर्ड कनेक्शन को ही हम बोलते हैं पेयर्ड नोड्स। उन पेयर्ड उन पेयर्ड लिस्ट के नोड्स को हम बोलते हैं पेयर्ड नोड्स, ठीक है? और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है इसकी रेंज? 255 तक। और कैसे हमने कैलकुलेट किया ये? जो आपके 8 मास्टर नोड का पिकोनेट आर्किटेक्चर बन रहा था उसी से 2 की पावर 8 माइनस 1 यानी कि 255 आपके टोटल आएंगे। 255 तक पेयर्ड नोड्स ही हो सकती है किसी पर्टिकुलर मास्टर नोड के लिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है? इनएक्टिव सेकेंडरी नोड इसको हम बोलते हैं, मतलब कि आज तो वो एक्टिव थे लेकिन आगे आने वाले टाइम, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इनएक्टिव हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी हमारे पेयर्ड नोड की लिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है? ऑथेंटिकेशन नीड नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन नहीं लगेगा उसको कनेक्ट होने में इन फ्यूचर। चलिए, नोड्स कैन बिकम एक्टिव व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कि जब भी आप उसी कवरेज एरिया में आओगे उस पर्टिकुलर डिवाइसेस की, जिससे आप पास्ट में कभी कनेक्ट हुए थे अपने मोबाइल डिवाइस से, तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन के, जो मैं आपको पहले ही कवर कर चुका हूँ। तो हमने ये पिकोनेट आर्किटेक्चर देख लिया। करते हैं नेक्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में। नेक्स्ट आर्किटेक्चर इसका ही एक एडवांस रूप है और इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। डायग्रामेटिकली ये है कि अगर आप चाहते हो इस नेटवर्क को एक्सटेंड करना, जैसे कि हमने वाईफाई के अंदर भी देखा था, लैन नेटवर्क को हमने मैन नेटवर्क में देन वैन नेटवर्क में कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से अगर आप पिकोनेट आर्किटेक्चर के मल्टीपल्स पिकोनेट आर्किटेक्चर को आप कनेक्ट कर दो आपस में, ठीक है, वाया एक पर्टिकुलर नोड, तो वो कहलाता है आपका एक्सटेंडेड नेटवर्क, और उसी को बोलते हैं स्कैटर नेट या फिर ब्लूटूथ नेटवर्क का स्कैटर नेट आर्किटेक्चर। इतनी सी टर्म थी और कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये जो कनेक्शन आप कर रहे हो, इनको कनेक्ट कर रहे हो मल्टीपल पिकोनेट आर्किटेक्चर को, जैसे कि पिकोनेट ए, ये आर्किटेक्चर हो गया आपका पहले वाला, देन आपका पिकोनेट बी,
ये वाला आर्किटेक्चर हो गया। तो ये दोनों कनेक्ट किससे हैं? आपके एक आपने जब पिकोनेट ध्यान से देखना है इस चीज़ को, आपने जब पिकोनेट ए आर्किटेक्चर के जब आपने पिकोनेट ए आर्किटेक्चर को पिकोनेट बी आर्किटेक्चर से कनेक्ट करना चाहा, तो उस टाइम पे एक नोड की नीड थी आपको, ठीक है? जो कि इस पिकोनेट बी आर्किटेक्चर का मास्टर नोड है। आप देख सकते हो मैंने एस लिख के S/M डाल रखा है। क्यों? क्योंकि M फॉर मास्टर नोड और पिकोनेट बी आर्किटेक्चर का ये मास्टर नोड था, जिससे आपने कनेक्ट किया अपने पिकोनेट ए आर्किटेक्चर को। अब पिकोनेट ए आर्किटेक्चर के लिए नोड कैसा बन जाएगा? स्लेव नोड, क्योंकि ये मास्टर से कनेक्ट हुआ है पिकोनेट ए के मास्टर से कनेक्ट हुआ, तो यानी कि ये पूरा नोड कैसा कहलाएगा आपका? ये आपका नोड कहलाएगा स्लेव नोड, ठीक है? लेकिन यही नोड कहीं ना कहीं पिकोनेट बी के लिए कैसा काम कर रहा था? जब वो इंडिविजुअली था, वो काम कर रहा था एज अ मास्टर नोड, ठीक है? तो मैंने इसलिए S/M लिखा है। तो इस चीज़ को डायग्रामेटिकली अच्छे से देखना। इसी तरीके से हमने पिकोनेट सी आर्किटेक्चर कनेक्ट किया है। अब देखिए, अ स्कैटरनेट इज अ ब्लूटूथ नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मल्टीपल पिकोनेट, मतलब कि मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। मल्टीपल पिकोनेट आर्किटेक्चर को आपने केवल एक्सटेंड करने के लिए उनको कनेक्ट कर दिया आपस में वाया डिवाइसेस। A device can act as a master in one piconet and a slave in another simultaneously। मतलब कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक डिवाइस वो मास्टर भी हो सकता है और वो स्लेव भी हो सकता है। जैसे कि हमारा ये वाला डिवाइस जो है पर्टिकुलर जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, ये डिवाइस पिकोनेट ए के लिए स्लेव नोड की तरह काम कर रहा है और यही डिवाइस पिकोनेट बी के लिए मास्टर नोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है? इट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इन डिफरेंट पिकोनेट्स, ठीक है? इस प्रोवाइड करता है लार्जर कवरेज एरिया एंड सपोर्ट करता है मोर डिवाइसेस देन अ सिंगल पिकोनेट। सिंगल पिकोनेट में कुछ ही डिवाइस आपके कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अब क्या हो जाएंगे? आपके डिवाइस के कनेक्शन की जो नंबर ऑफ डिवाइसेस है वो आपके बढ़ जाएंगे। डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विद इन एनहांस कनेक्टिविटी, उसी के लिए हमने इसको डिजाइन करा है। और इंश्योर करता है एफिशिएंट डेटा शेयरिंग अक्रॉस इंटरकनेक्टेड पिकोनेट। अब डेटा आपका इजिली एक पिकोनेट आर्किटेक्चर से दूसरे पिकोनेट आर्किटेक्चर में इजिली वो ट्रांसमिट हो सकता है इशू बिना किसी इशू के, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम ब्लूटूथ के प्रोटोकॉल स्टैक को। और स्टूडेंट, जब आप कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करोगे ब्लूटूथ का, तो उसमें आपको इसके बारे में भी डिफाइन करना होगा कि एक्चुअल में ब्लूटूथ का प्रोटोकॉल स्टैक इसको हम बोलते हैं, लेकिन ये आर्किटेक्चर ही होता है आपका, ठीक है? उसका एक तरह जैसे कि हमने IEEE का फ्रेम फॉर्मेट समझा था ना, ये उसी की तरह होता है। तो इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक इज ऑर्गेनाइज इनटू 4 मेन कैटेगरीज, जैसे कि हमने देखा था IEEE के फ्रेम फॉर्मेट में भी, उसमें 3 फ्रेम बॉडी थी बेसिकली। एक थी आपकी मैक हेडर की, एक आपकी फ्रेम बॉडी थी, एक आपका FCS था जो कि कंट्रोल सीक्वेंस के लिए था, एरर वगैरह को चेक करने के लिए। तो इसमें भी आपकी 4 मेन कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपका एक कोर प्रोटोकॉल, एक आपका केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल, एक टेलीफोनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक आपका एडॉप्टेड प्रोटोकॉल। चारों प्रोटोकॉल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ईच कैटेगरी प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन एंश्योरिंग ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। और सभी, चलिए अब देखते हैं इनको वन बाय वन प्रोटोकॉल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोर प्रोटोकॉल के बारे में। जो आपकी कोर प्रोटोकॉल्स थी उनमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आपकी लाई करते हैं। सबसे पहला आता है आपका ब्लूटूथ रेडियो, जो आप यहाँ देख भी सकते हो। आपके फर्स्ट फेज में है आपका इस डायग्राम में ब्लूटूथ रेडियो के नाम से। तो ब्लूटूथ रेडियो का वर्क क्या रहता है? ऑपरेट होता है एट द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे ऑपरेट ये आपके फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता है, ठीक है? और इनेबल करता है वायरलेस कम्युनिकेशन को ओवर द 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड। जो आपके फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है वो 2.4, जो कि आपका लाइसेंस फ्री रहता है, फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता है। यानी कि आपकी जितने भी डेटा पैक से कम्युनिकेशन है, जितने भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है, उसको इनेबल करता है ये, ठीक है? डेटा को रिसीव करना, डेटा को सेंड करना, वो फिजिकल लेयर पे होता है, हम जानते हैं। और फिजिकल लेयर पर ही आपका ब्लूटूथ रेडियो ऑपरेट हो रहा है, यानी कि सिंपल काम है डेटा को रिसीव और उसको सेंड करना, सारा काम इसी का ही होता है। हैंडल करता है मॉड्यूलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ब्लूटूथ सिग्नल्स। क्लियर? देन आपके सेकंड पार्ट आता है बेस बैंड का, जैसे कि आप देख सकते हो बेस बैंड, ये फिजिकल एरिया है दोनों के लिए, ठीक है? ये बेस बैंड का काम क्या होता है? प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर डिवाइस डिस्कवरी। यानी कि जब आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने ब्लूटूथ को ऑन किया और जब आप उसको स्कैनर पे स्कैनिंग मोड पे डाल देते हो, तो वो स्कैन करता है कि नियर बाय कौन कौन से डिवाइसेस आपके एग्जिस्ट करते हैं, ऑन ब्लूटूथ डिवाइसेस आपके इस उस कवरेज एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो उन सबको सर्च करता है। तो वो किस काम, तो वो मैकेनिज्म किसकी वजह से हो रहा है? आपके बेस बैंड की वजह से, इस कॉम्पोनेंट की वजह से। तो डिवाइस की डिस्कवरी करना, कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, जब वो डिवाइस मिल जाएगा तो उसको कनेक्शन स्टैब्लिश करने का भी काम आपके बेस बैंड कॉम्पोनेंट का ही होता है। एंड सिंक्रोनाइजेशन करना, ठीक है? तो सिंक्रोनाइजेशन करने का भी काम इसी का ही होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आपका लैपटॉप 10 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फाइल शेयर कर रहा है आपके मोबाइल में, और मोबाइल आपका 5 Mbps की स्पीड पे ही डेटा को रिसीव कर पा रहा है। तो डेटा का सिंक्रोनाइजेशन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, जिससे क्या होगा? अगर ये मैकेनिज्म ना हो सिंक्रोनाइजेशन वाला, तो वो डेटा पैकेट लॉस होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? क्योंकि वो तो 10 Mbps उसने सेंड कर दिया और वहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं डेटा पैकेट लॉस होंगे।
तो उस टाइम पे हमारी एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए इसमें, जिससे कि डेटा पैकेट का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। अगर सेंडर 10 एमबीपीएस की स्पीड पे सेंड कर रहा है और रिसीवर आपका 5 एमबीपीएस तक ही सपोर्ट करता है, तो सेंडर को 5 एमबीपीएस तक सिंक्रोनाइज करना। क्लियर? इम्प्लीमेंट करता है आपका टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, टीडीडी, फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर। मतलब कि यानी कि फ्रीक्वेंसी बैंड का ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिवीजन करता है, जिससे कि आपका डेटा रेट स्पीड जो है वो फास्टर हो जाती है। मोबाइल मीटिंग की फर्स्ट यूनिट की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी डिवीजन को अच्छे से क्लियर कर रखा है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम फ्रीक्वेंसीज का डिवीजन कितने टाइप से करते हैं और किस बिहाफ पे करते हैं। मैंने प्रोटोकॉल के बारे में, ये होती है आपकी एलएमपी। एलएमपी का देखिए काम क्या होता है, ये मैनेज करता है, मैनेजेस द सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लूटूथ कनेक्शंस। मतलब कि जब आप कनेक्ट होते हो किसी डिवाइस से, तो उस टाइम पे अगर वो कोई न्यू डिवाइस है, तो उस टाइम पे कुछ ऑथेंटिकेशन मांगता है, अलाउ वगैरह करने के लिए आपसे बोलता है दोनों डिवाइसेस में। तो आपको अलाउ वगैरह करना पड़ता है, यानी कि लिंक पहले वो स्टैब्लिश करता है। जब तक लिंक स्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि फाइल वगैरह आप शेयर नहीं कर सकते। तो जो लिंक करने का काम कर रहा है, वो काम करती है आपकी एलएमपी प्रोटोकॉल। हैंडल करता है टास्क लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। वो चेक मतलब कि वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ आपका यूजर। ऐसा नहीं है कि आपने डेटा सेंड करा आपने किसी दूसरे स्लेव को, और वो किसी और उस पर ना जाके किसी और पे चला गया, जिससे आपका ऑथेंटिकेशन स्टैब्लिश भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल डेटा उसी पे जाना चाहिए जिससे कि आपका ऑथेंटिकेशन सेट हो गया, जिससे कि आपका लिंक स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, इनक्रिप्शन की पॉलिसी भी ये सेट करता है, यानी कि डेटा लीक ना हो, डेटा की हैकिंग ना हो बीच में। ठीक है, पावर कंट्रोल बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइसेस के बीच में पावर कंट्रोल को भी मैनेज करके चलता है। यानी कि अगर आपके मोबाइल से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, स्पीकर वगैरह, तो उनमें पावर का जो कंट्रोल है उसको भी स्टैब्लिश करता है, उसको भी ये मेंटेन करके रखता है आपका लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल। क्लियर? और इतना सफिशिएंट है डिफाइन करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लिए मैंने कंसाइज नोट्स रख रखे हैं अपनी स्लाइड्स में, और इन्हीं को यूज करना। लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडाप्शन प्रोटोकॉल, देखिए L2CAP के नाम से होती है, ये फैसिलिटेट करती है मल्टीप्लेक्सिंग को या फिर सेगमेंटेशन को। आप जानते हो कि अगर डेटा को सेंड करना है एट अ वेरी हाई स्पीड, तो उस टाइम पे आपको ये आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप डेटा को पैकेट्स के रूप में सेंड करो, क्योंकि पैकेट्स के रूप में जो डेटा जाता है वो वेरी हाई स्पीड से जाता है। तो आपके पास ऐसा सेगमेंटेशन एल्गोरिथम होनी चाहिए, जैसे कि डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर दे। तो वो काम किसका होता है, ऐसी एल्गोरिथम होती है हमारे पास, ऐसी प्रोटोकॉल है हमारे पास L2CAP, जो क्या करती है, सेगमेंटेशन करती है किसका, डेटा का, एंड रीअसेंबल करती है। मतलब कि दोनों एंड पॉइंट पे ब्लूटूथ कनेक्शन है। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट पे दोनों डिवाइस में ब्लूटूथ कनेक्शन है, यानी कि दोनों डिवाइसेस में क्या होगी, आपकी L2CAP प्रोटोकॉल होगी। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड हो रहा है, यानी कि सेंडर पे L2CAP एज अ वर्क कर रही है सेगमेंटेशन का, और रिसीवर एंड पे यही प्रोटोकॉल काम कर रही है एज अ रीअसेंबली का, किसका, डेटा पैकेट्स का। ठीक है, तो ये थी तो ये प्रोसेस था, आई थिंक आपको क्लियर होगा। सेंडर पे ये सेगमेंटेशन का काम करती है, और रिसीवर एंड पे यही प्रोटोकॉल आपके रीअसेंबल का काम करती है डेटा पैकेट्स का। चलिए अब बात करते हैं सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल के बारे में, यानी कि एसडीपी के बारे में। अलाउ करती है डिवाइसेस को टू डिस्कवर अवेलेबल सर्विस ऑन दियर एट्रीब्यूट्स सच एज सपोर्टेड प्रोफाइल्स, एसेंशियल फॉर इनिशियलाइजिंग कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन डिवाइसेस। अब देखो, जितने भी आप रिसोर्स शेयरिंग रहती है आपके फॉर इनिशियलाइजिंग कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि अगर रिसोर्सेज वगैरह आपको शेयर करने हैं, ठीक है, जैसे कि प्रिंटर्स वगैरह, तो उस टाइम पे यही प्रोटोकॉल है आपकी एसडीपी, जो कि डिस्कवरी वगैरह करती है उनकी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल। इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आती है आपकी आरएफ कॉम, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। केबल का रिप्लेसमेंट आपने किससे किया था, देखिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत होना इस नाम से, केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल के नाम से। सिंपल याद रखो, आरएफ कॉम मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आरएफ कॉम के जरिए ही हमने किसका किया है, आरएफ कॉम के जरिए ही आपने केबल का रिप्लेसमेंट किया है। क्लियर? emulates serial port communication RS-232 for enabling legacy application over Bluetooth, commonly used for file transfer, data synchronization and printer communication। तो ज़्यादातर ये वहाँ पर यूज होता है, जैसे कि प्रिंटर वगैरह को कमांड देनी हो, डेटा का सिंक्रोनाइजेशन करना हो, फाइल का ट्रांसफर करना हो, तो आरएफ कम्युनिकेशन आपका हर जगह यूज होता है, यहाँ पे आप ब्लूटूथ को यूज कर रहे हो क्योंकि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने केबल का रिप्लेस कर दिया आरएफ के जरिए। टेलीफोनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, या इसमें आपके दो चीज़ आती है, एक आपका एटी कमांड्स और आपका टीसीएस बिन। एटी कमांड क्या होता है, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टेलीफोनी फीचर्स लाइक डायलिंग, कॉल हैंडलिंग एंड एसएमएस। अब आपने देखा होगा, अगर आपका अगर आपके ईयरबड्स आपके मोबाइल से कनेक्टेड हैं,
ठीक है? तो वो ईज़िली आप उसके सेंसर से अपनी कॉलिंग को हैंडल कर सकते हो, ठीक है? आइदर आप कॉल को कट करना हो, उसको रिसीव करना हो, वो सारे कंट्रोलिंग किसके ज़रिए कर रहे हो आप? अपने ईयरबड्स के ज़रिए कर पा रहे हो, और वो ईयरबड्स कहीं न कहीं आपके ब्लूटूथ के ज़रिए आपके मोबाइल से कनेक्टेड हैं। तो यानी कि जो कमांड्स हैं, वो जो कॉलिंग के कमांड्स हैं, वो कौन हैंडल कर रहा है? आपके ब्लूटूथ के अंदर ये टेलीफोनी कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर आपका एटी कमांड्स नाम का एक कंपोनेंट है, वो उसको हैंडल कर रहा है। इनेबल करता है ब्लूटूथ डिवाइसेस को टू इंटरैक्ट विद मॉडेम्स एंड फोन इफेक्टिवली। यानी कि फोन जैसी सर्विसेज को अगर आपको यूज करना है, फोन की जितनी भी सर्विसेज होती है, तो एटी कमांड्स ही हैं जो कि उनको कैपेबल बनाती हैं। फिर आता है टीसीएस विन, यानी कि टेलीफोनी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन बाइनरी। प्रोवाइड करता है सिग्नलिंग फॉर वॉइस एंड डेटा कॉल्स ओवर ब्लूटूथ। यानी कि अगर आपको ब्लूटूथ पे वॉइस कॉलिंग करनी है, आपने देखा होगा ना, वॉइस कॉलिंग कर लेते हैं हम बर्ड्स वगैरह से, सिंपल। तो उस टाइम पे कौन सा कंपोनेंट आपका हेल्पफुल होता है? उस टाइम पे होता है आपका टीसीएस, यानी कि आपका टेलीफोनी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन बाइनरी। सपोर्ट करता है टेलीफोनी एप्लीकेशन जैसे कि इंक्लूडिंग कॉल मैनेजमेंट एंड ग्रुप कॉलिंग। ये सारे फीचर्स ही अलॉट करती है, ठीक है? तो हमने 3 पढ़ लिया अभी तक प्रोटोकॉल के बारे में। एक कोर प्रोटोकॉल हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल जो कि आरएफ कॉम के ज़रिए हो पाया। टेलीफोनी कंट्रोल प्रोटोकॉल में हमने देखा एटी कमांड, जो कि कमांड से मैं आपको बता चुका हूँ ईयरबड्स का एग्जांपल देके। एक हमने पढ़ा टीसीएस बिन, यानी कि अगर आपको वॉइस डेटा ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इसमें कर सकते हो टीसीएस बिन कंपोनेंट के जरिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में, ओबीईएक्स, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ये क्या फैसिलिटेट करती है? ये एडॉप्टेड प्रोटोकॉल है जो कि हमने फोर्थ पार्ट पढ़ा था प्रोटोकॉल का। फैसिलिटेट कर देता है एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक फाइल्स, इमेजेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ओबीएक्स जो है आपकी इसी तरह की फीचर्स को अलॉट करती है। वाइडली यूज होता है इन एप्लीकेशन सच एज ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफर। तो अगर आपको फाइल वगैरह ट्रांसफर करनी है तो उसमें ओबीएक्स जो प्रोटोकॉल है आपकी, वो यूज होती है, ओके? फिर वेब वेब क्या करती है? यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वो ये तीनों प्रोटोकॉल आपकी इसी वाले में अडॉप्टेड में। वेब का काम होता है कि इनेबल मोबाइल डिवाइस टू एक्सेस इंटरनेट इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। आप देखिए इसका क्या मतलब है? अगर आपको इंटरनेट जैसी सर्विसेज को यूज करना है, डिवाइसेस को कैपेबल बनाती है। वेब के बारे में आपके सब्जेक्ट के बारे में आपकी यूनिट में डीपली एक टॉपिक है, ठीक है? उसमें हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, अगर इंटरनेट जैसी सर्विस को अगर आपको यूज करना है, सर्वर से कोई रिक्वेस्ट करनी है, सर्वर से कोई डेटा रिसीव करना है, तो आप वेब का यूज करते हो। सपोर्ट करता है ब्राउजिंग, यानी कि ब्राउजर क्लाइंट से ही तो आप वेबसाइट जैसी सर्विस को यूज कर पाओगे। तो उस टाइम पे जो डेटा का एक्सचेंज होता है ओवर ब्लूटूथ, वो वेब के जरिए होता है। चलिए अब बात करें यूडीपी, टीसीपी, आईपी एंड ट्रिपल पी। ये सारी प्रोटोकॉल आती है आपकी। यूडीपी फोर आती है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, यानी कि अलाउ करती है ब्लूटूथ डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि अगर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल से कनेक्ट होना है तो आपको ये सारी प्रोटोकॉल, इन सभी प्रोटोकॉल्स को यूज करना पड़ेगा अपने ब्लूटूथ के अंदर, तभी आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इनेबल करती है सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, रिमोट डेस्कटॉप एंड नेटवर्क एक्सेस। ये सारे फीचर्स ये अलॉट करती है आपकी, ये जितनी प्रोटोकॉल है, ठीक है? वन बाय नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस देख क्या है? इट इज अ लो कॉस्ट एंड इजी टू यूज डिवाइस। आपका जो ब्लूटूथ है वो टेक्नोलॉजी आपकी लो कॉस्ट है और आपका इजी टू यूज है। इट कैन ऑल्सो पेनेट्रेट थ्रू वॉल्स, यानी कि ये वॉल्स वगैरह, क्योंकि रेडियो वेव से बेस्ड है। और मैं आपको वन बाय वन टॉपिक इजिली अच्छे से क्लियर करके इसलिए चल रहा हूँ जिससे कि आपको आने वाले टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, ओके? रेडियो वेव्स पे बेस्ड है और मैंने आपको दोनों पार्ट बता रखे हैं ट्रांसमिशन मेथड के, आपका इंफ्रारेड सिग्नल भी और आपका रेडियो वेव भी। रेडियो वेव भी है जो कि पेनिट्रेट कर पाता है वॉल्स को। इट क्रिएट्स एन एडहॉक कनेक्शन इमीडिएटली विदाउट एनी वायर्स। इज यूज फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर, क्योंकि आपका ब्लूटूथ दोनों तरीके से यूज हो सकता है, आपका वॉइस और डेटा ट्रांसफर। क्लियर? अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करें डिसएडवांटेज के बारे में। इट कैन बी हैक्ड एंड हैंस लेस सिक्योर। आपका हैक्ड हो सकता है, आपका लेस सिक्योर होता है, लेकिन कुछ मैकेनिज्म आज के टाइम में प्रेजेंट में हमने यूज कर लिए हैं जिससे कि ये चीजें हमने काफी हद तक कम कर दी है। इट हैज़ अ स्लो डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ 3 Mbps। ये तो हम जानते हैं, वाईफाई से बहुत कम डेटा ट्रांसफर होता है इसका। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन डज नॉट सपोर्ट राउटिंग। ये राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इन प्रेजेंट राउटिंग जैसी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर राउटिंग नहीं होगी तो मल्टीपल पैकेट जब ट्रांसफर होंगे नेटवर्क पे तो वो कंजेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है? तो राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता। एडहॉक जैसे नेटवर्क में आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल अपने पर्सनल काम के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। बड़े नेटवर्क के लिए आप ब्लूटूथ को नहीं यूज़ कर सकते। क्लियर? आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि नॉर्मल है ब्लूटूथ, ये रियल लाइफ में यूज़ होता है, आप इसीलिए आप इसको रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, ओके? तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है? आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।